देखो, हम संगठन वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस संगठन में कुछ चीजें बची थी, उनको आज हम कवर करेंगे। जैसे हमने कल मैट्रिक्स संगठन देखा था, रेखीय संगठन देखा था। इसी टाइप से संगठन आपको दो प्रकार के संगठन दिखाई देंगे। एक को कहते हैं औपचारिक संगठन और एक को कहते हैं अनौपचारिक संगठन। दो टाइप के संगठन हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका है फॉर्मल और ये है इनफॉर्मल। ठीक है ना। देखो, पहले थोड़ा सा दोनों का अर्थ समझ लो। अर्थ समझ गए तो फिर सब कुछ है, कुछ भी नहीं है इसमें। भाई, संगठन को तो हम पहले ही समझ गए कि संगठन क्या होता है, कि एक कॉमन उद्देश्य के लिए कुछ लोग मिलके जब एक अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संस्था टाइप का बनाया, एक समूह बनाया, उसी को हम संगठन कह देते हैं। अब ये जो संगठन है ये दो टाइप का दिखाई देता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल। देखो, फॉर्मल इनफॉर्मल शब्द से ही उनमें अर्थ छिपा है। एक होता है औपचारिक। आप भी जब किसी व्यक्ति से संबंध रखते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों से आपके संबंध बहुत फॉर्मल किस्म के हो और किसी के साथ बहुत इनफॉर्मल किस्म के हो। तो देखो, उसी शब्द का यहाँ पे अर्थ है कि जैसे हम कह रहे हैं औपचारिक संगठन, तो औपचारिक संगठन क्या होते हैं कि औपचारिक संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो जानबूझ के गठित किए जाते हैं, जिनका एक निश्चित स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें संबंधों, कर्तव्यों और अधिकारों की एक सुस्पष्ट व्याख्या होती है और एक हायरार्की होती है। वो मतलब जैसे आप कोई भी तंत्र को समझ सकते हैं, चाहे तो उसको प्रशासनिक तंत्र देख लो, या आप कोई भी कार्यालय देख लो, या कोई भी आप फैक्ट्री देख लो। इसमें जो लोग आके, जैसे एक फैक्ट्री का उदाहरण लेते हैं कि फैक्ट्री में उन्होंने कहा कि 1000 लोग आके काम कर रहे हैं। अब देखो, इन 1000 लोगों में हो सकता है कि एक प्रबंधक हो, कुछ सुपरवाइजर हो, कुछ मजदूर हो, ये सब मिलके एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब इस फैक्ट्री में जो इन लोगों के बीच आपस में जो संबंध हैं वो औपचारिक किस्म के होते हैं। औपचारिक किस्म के होते हैं मतलब क्या है कि टाइम से सब पहुंच रहे हैं, टाइम से पहुंचने के बाद सबका सब कुछ फिक्स है कि कौन को क्या क्या करना है। आपस में संबंध भी औपचारिक होते हैं। एक जैसे बड़ा अधिकारी है तो उसको सर कह के बोला जा रहा है, या जो अपना समकक्ष है उससे भी थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल एक फॉर्मल वे में बात की जाती है। मतलब क्या है कि औपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन होता है जो निश्चित उद्देश्य के साथ गठित किया जाता है और जिसका सब कुछ फिक्स रहता है। मतलब उसका स्तर, उसकी संरचना, उसके कार्य करने के तरीके, उसमें जो लोगों के संबंध है, सब फिक्स रहता है। उसी को कहते हैं हम औपचारिक संगठन, जानबूझ के गठित किए जाते हैं। और हम जो ज्यादातर औपचारिक संगठन कह रहे हैं ना, कि चाहे प्रशासनिक संगठन, ये भी एक औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी कोई फैक्ट्री है, वो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण है। वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी एक क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। आप जैसे स्कूल जाते हो तो स्कूल में उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, आपका स्कूल में टीचर के साथ संबंध है, बहुत सारे बच्चे हैं उनके साथ जो रिलेशन बन रहा है, टीचर जो स्कूल एक जो बन रहा है, स्कूल भी क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण है। इसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देंगे। जैसे कि भाई कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरों के आपस में भी संबंध है, मजदूरों के प्रबंधक से भी संबंध है, ये पूरा औपचारिक रिलेशन चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मजदूर हैं, आप फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं और फैक्ट्री में 1000 लोग काम कर रहे हैं। इन 1000 लोगों में से मान लेते 800 मजदूर हैं। लेकिन सारे जो मजदूर हैं उन मजदूरों से आपके जो ऐसा नहीं है कि सारे मजदूर आपस में दोस्त भाई हैं। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सलाम नमस्ते सब कुछ हो रहा है। लेकिन होगा क्या है कि काम करने के दौरान हो सकता है कि ये जो काम करने वाले कर्मचारी या मजदूर हैं, इसमें आपस में कुछ लोगों के संबंध अच्छे हो जाएं। हो सकता है कि उसमें समान धर्म वाले लोग हों जो एक सा बना ले, समान जाति वाले लोग, या फिर समान का उनका कॉमन इंटरेस्ट और शौक एक से हो कि भाई वो फ्री टाइम में पत्ते खेलते, जुआ खेलते हैं, तो उनका एक गुट बन गया। तो वो जो छोटा सा गुट बना ना, उसको कह रहे हैं अनौपचारिक संगठन। ये जो छोटा सा गुट बना है यही अनौपचारिक संगठन है। और देखो, अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा औपचारिक और अनौपचारिक में। औपचारिक संगठन मतलब क्या है, जिसमें व्यक्ति फॉर्मल तरीके से रहता है। अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल, कि भाई वो 2-4 लोगों, दोस्तों के बीच जो ग्रुप बना है उसमें जो उठ रहा है, बैठ रहा है, उसका सब कुछ इनफॉर्मल है। मतलब उसमें कोई अभिवादन का उनका तरीका नहीं, कोई फिक्स नहीं है। मतलब एक, जैसे आप घर में जाते हो, घर में आप इनफॉर्मल हो जाते हो, और आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हो, या आप ऑफिस जाते हो, तो एक फॉर्मल तरीके से लोगों से बात करते हो।
तो घर आपका एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया और ऑफिस आपका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मतलब औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक संगठन वे संगठन होते हैं जिनमें क्या है, सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह फिक्स रहता है, कार्य करने के तरीके, व्यवहार के तरीके सब फिक्स रहता है। और अनौपचारिक संगठन में ऐसी कोई नियमितता या फिर जिसको कहना चाहिए कि सब चीज फिक्स नहीं रहता पहले से। एक व्यक्ति फॉर्मल तरीके से व्यवहार करता है और ये जानबूझ के गठित किए जाते हैं और ये अनजाने रूप में गठित हो जाते हैं कि आप ऑफिस जा रहे हो, वहां पे 4 लोगों से आपकी दोस्ती हो गई और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। आपने चाहा नहीं, बन गया अपने आप, ठीक है ना। तो ये बेसिकली दोनों का अर्थ है और दोनों का अर्थ में ही अंतर छिपा हुआ है। यदि आप अर्थ समझ गए तो बाकी तो फिर अनौपचारिक औपचारिक का कोई जटिलता नहीं है, सामान्य सी बात ही है, ठीक है ना। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों का मैंने अर्थ बताया। अब देखो ये पहले ही भी बताया कि हमको कोई कॉमन परिभाषा याद नहीं करनी है कि हमको परिभाषा लिखनी है, हमको बस पेपर के हिसाब से कुछ थिंकर की परिभाषा, जैसे यदि हम औपचारिक संगठन देखें, ये जो पूरी परिभाषा किसकी है, औपचारिक संगठनों की। जैसे एलन एलन औपचारिक संगठनों को परिभाषित करता है कि कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है, परिभाषित पद्धति जिसमें प्रत्येक के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता की निश्चित परिमाप होते हैं। देखो जो मैंने बताया था वही परिभाषा में उन्हीं शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है जिसमें प्रत्येक के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता के एक निश्चित परिमाप होते हैं। मतलब ये सब फिक्स है, प्रत्येक व्यक्ति के क्या अधिकार है, उसके उत्तरदायित्व क्या है, उसके जवाबदेहिता क्या है, ये सब फिक्स रहता है। इन्हीं को फिक्स करने का जो पद्धति है उसी को क्या कह रहे हैं, औपचारिक संगठन। ये एलन की परिभाषा है। एलन के बाद जो दूसरी परिभाषा दी है वो चेस्टर बर्नार्ड ने दी है। चेस्टर बर्नार्ड क्या परिभाषित कर रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती है। सरल परिभाषा दे रहा चेस्टर बर्नार्ड कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर, औपचारिक है हमेशा जानबूझकर ही बनेगा, जानबूझकर समन्वित इकट्ठी की जा रही है या एक साथ लाया जा रहा है, उसको चेस्टर बर्नार्ड औपचारिक संगठन कह रहे हैं, ठीक है ना। फिर बर्गर और डिक्सन ये क्या कह रहे हैं कि मानवीय अंतर संबंधों के उस ढंग से है जिसका व्याख्या प्रणाली, नियमों, नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के संबंधों के द्वारा की जाती है। मतलब देखो बर्गर एवं डिक्सन कहते हैं कि औपचारिक संगठनों से अभिप्राय ऐसे संगठनों या उन क्रियाओं से है, उन मानवीय और जो औपचारिक संगठनों से अभिप्राय क्या है, मानवीय अंतर संबंधों के उस ढंग से है जिसकी व्याख्या प्रणालियों, नियमों, नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के संबंधों के द्वारा की जाती है। अर्थव्यवस्था के संबंधों को देखो ये भी लगभग वही बात कर रहे हैं कि मानवीय अंतर संबंध, एक लोग जो आपस में अंतर क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे के जो रिलेशन बने हैं, उनकी व्याख्या प्रणाली, नियमों, नीतियों, अर्थव्यवस्था के संबंधों के द्वारा की जाती है। मतलब उनके आपस के रिलेशन कैसे हैं, इसी के आधार पर हमको पता चलता है कि यह संगठन औपचारिक है। फिर हर्बर्ट इसको क्या परिभाषित करते हैं कि अमूर्त एवं बहुत कुछ स्थायी नियमों का समावेश। औपचारिक संगठन कैसे होते हैं, पहले तो बोल दिया अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो दिखाई ना दे, अमूर्त। तो औपचारिक संगठन अमूर्त एवं बहुत कुछ स्थायी नियमों, ऑफिस के नियम स्थायी होते हैं ना, तो वही लिखे हैं अमूर्त हैं और बहुत कुछ स्थायी नियमों का समावेश होता है जो प्रत्येक सहभागी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब उस संगठन में जो भी काम करेगा सभी उस नियम के अनुसार ही कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो ये हर्बर्ट की परिभाषा है, ठीक है। तो देखो ये हमने औपचारिक संगठनों की परिभाषा दे दी। अभी अनौपचारिक की अलग देखेंगे, ये हमारी औपचारिक संगठनों की परिभाषा है। फिर इस औपचारिक संगठनों में औपचारिक संगठन के लक्षण या विशेषताएं, किसके, औपचारिक के, औपचारिक संगठन लक्षण या विशेषताएं, लक्षण या विशेषताएं, औपचारिक संगठनों के लक्षण या विशेषताएं। अब देखो जो परिभाषा पढ़ी है, जो अर्थ बताया था, उसी से लगभग सारे लक्षण और विशेषताएं निकलकर आएंगी। पहला है निर्माण।
देखो पहले ही बताया कि औपचारिक संगठनों का निर्माण एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर किया जाता है, ठीक है ना। तो औपचारिक संगठनों का निर्माण जो क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये जो औपचारिक संगठन है ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हैं, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना कि जो औपचारिक संगठन के जो भी नियम कानून रहेंगे वो लॉजिकल होंगे, किसी की मनमर्जी से कुछ नहीं होगा, सब कुछ फिक्स होगा और सब नियम कानून के हिसाब से ही होगा, वेतन भत्ते काम करने के तरीके सब नियम कानून के अनुसार होंगे। तीसरी इसकी विशेषता है प्रक्रिया, प्रक्रिया प्रोसेस। जो औपचारिक संगठन होते हैं उसकी जो प्रक्रिया है, देखो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो रहे हैं, तो जो आपका औपचारिक संगठन होगा उस औपचारिक संगठन में जो भी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा वो एक सुव्यवस्थित प्रणाली पर आधारित होगी, सुव्यवस्थित प्रणाली, जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होगा, वही कह रहे हैं प्रक्रिया सुव्यवस्थित प्रणाली पर आधारित होगी। फिर चौथी इसकी विशेषता है पद सोपान, हायरार्की, पद सोपान। पद सोपान से कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई भी जो औपचारिक संगठन होगा उसमें हायरार्की हो, हायरार्की मतलब क्या है, अधिकारियों और कर्मचारियों का, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निश्चित क्रम होगा, समझ रहे ना, ऊपर प्रबंधक, फिर डिप्टी प्रबंधक, फिर और उसके नीचे, फिर उन्होंने कहा कि इस विभाग का हेड, उस विभाग का हेड, फिर फोरमैन और अंत में मजदूर। प्रबंधक के अधिकार ज्यादा, उत्तरदायित्व ज्यादा, उत्तरदायित्व कम, अधिकार कम, तो वो एक पद सोपान हायरार्की होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और पांचवा इसकी विशेषता है कि इसमें स्थायित्व होगा, स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब समझ रहे हैं ना कि औपचारिक संगठन ऐसे जो नहीं है कि आज है कल भंग हो गए, भाई अनौपचारिक संगठन में अपन देखेंगे हर कभी भंग हो गया, आज हम किसी ग्रुप में बैठ रहे हैं, कल से नहीं बैठ रहे, हमको कोई बात का बुरा लग गया, लेकिन यहां पर जो चीजें रहती हैं सामान्यता क्या है, स्थायी ही रहती हैं, ठीक है ना। तो देखो ये औपचारिक संगठन की विशेषताएं हो गई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अनौपचारिक संगठनों को देख लेते हैं। अनौपचारिक संगठन, तो पहले देखो इस अनौपचारिक संगठन की परिभाषा, और जो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं वो देखते हैं चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार, चेस्टर बर्नार्ड। अभी जो परिभाषा देखी थी वो औपचारिक संगठनों की थी, ये किसकी है, अनौपचारिक संगठनों की परिभाषा है। चेस्टर बर्नार्ड इसको परिभाषित करते हैं कि अनौपचारिक संगठन ऐसे संगठन हैं जिसमें आपसी संबंध, ऐसे संगठन है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानतावश संयुक्त होने के लिए बनते हैं, अज्ञानतावश संयुक्त होने के लिए बनते हैं, संयुक्त होने के लिए बनते हैं, समझ रहे हैं ना। अज्ञानतावश, अज्ञानतावश मतलब इसका मतलब क्या है कि जानबूझ के नहीं बनाए जाते हैं, कि आप कहीं काम कर रहे हो, वहां पे चार कलीग आपको मिल गए और आपका एक ग्रुप बन गया, आप चाय पी रहे हो, पत्ते खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई लक्ष्य नहीं, आपका टाइम पास करना है बस, कि लंच में उनका थोड़ा देर बतियाला, टिफिन खोल के और खाना आपस में एक्सचेंज कर लिया, एक ग्रुप बन गया अपना। तो वही कह रहे हैं कि आपसी संबंध अज्ञानतावश, बिना कोई गोल नहीं होता, सामान्यता होते, कभी भंग हो जाते, कभी कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप इनके साथ खा रहे, आपको उनके साथ मजा नहीं आया तो दूसरा ग्रुप खाने का बना लिया। तो वही कह रहे हैं कि चेस्टर बर्नार्ड की परिभाषा है, इसको याद रखना कि इसमें अज्ञानतावश संबंध संयुक्त होने के लिए बनते हैं, ठीक है ना। फिर एक परिभाषा है कीथ डेविस के अनुसार, कीथ डेविस, कीथ डेविस के अनुसार ये क्या कहते हैं कि जो अनौपचारिक संगठन है ये व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंध हो। पहली बात तो इन्हें बोल दी कि जो अनौपचारिक संगठन है वो व्यक्तिगत तथा
सामाजिक संबंधों का एक तंत्र है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों का एक तंत्र है। ठीक है ना। बस देखो इतना याद रख लेना, इस एक लाइन से ही कीथ डेविस की परिभाषा, आगे और लंबी परिभाषा दी है लेकिन इस एक लाइन से ही परिभाषा याद रख लेना कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों का एक तंत्र है, कीथ डेविस ने अनौपचारिक संगठनों के बारे में कहा है। ठीक है ना। फिर जैसे अपन ने औपचारिक संगठन के लक्षण या विशेषता देखी है, अब अनौपचारिक संगठनों के लक्षण या विशेषता। अनौपचारिक संगठन के लक्षण या विशेषता, अनौपचारिक संगठनों के लक्षण या विशेषता। तो देखो इसकी विशेषता तो बहुत सामान्य है कि भैया इसका निर्माण स्वतः हो जाता है, स्वतः निर्माण, कोई कर नहीं रहा है। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्यों को हासिल करना होता है, व्यक्तिगत उद्देश्यों को हासिल करना। कॉमन गोल नहीं है, सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना गोल है, कॉमन कोई गोल नहीं है। फिर इसमें कोई पद सोपान नहीं होता, पद सोपान नहीं, इनफॉर्मल है ना, सब बराबर है। और ये जो संगठन है सभी क्षेत्रों व सभी स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं, सभी क्षेत्रों व सभी स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है ना। और इसकी इन जो अनौपचारिक संगठन है, कोई इनका स्पष्ट ढांचा, नियम, कानून, कार्यप्रणाली, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जिसको जो दिखाए वो करेगा। ठीक है ना। तो ये सामान्यतः अनौपचारिक संगठनों की विशेषताएं हैं। ठीक है ना। तो देखो औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों का अर्थ देख लिया और विशेषताएं देख ली, मूल रूप से अर्थ समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन किसको कह रहे हैं। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक संगठन में अंतर क्या है। ठीक है ना। तो देखो अंतर में औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला अंतर है अर्थ को लेके, अर्थ को लेके अंतर है। एक अंतर तो आप अर्थ को लेके ही बता दोगे कि इसमें अधिकारों व संबंधों का ढांचा प्रबंधन तैयार करता है, मतलब इसमें जो इसको कौन तैयार करता है, प्रबंधन तैयार करता है। जबकि अनौपचारिक संगठन में तो अभी अपन ने देख लिया कि ये क्या है, स्वतः कर्मचारियों की अंतःक्रिया से, कर्मचारियों की अंतःक्रिया से, समझ रहे ना कि कर्मचारी आपस में मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार बन जाते हैं और उनका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। जबकि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस का निर्माण है या फैक्ट्री का निर्माण है वो प्रबंधन द्वारा किया गया है। ठीक है ना। दूसरा अंतर उद्गम को लेके है, उद्गम कि जो औपचारिक संगठन है इसका उद्गम कंपनी के नियमों तथा नीतियों के कारण होता है, कंपनी के नियमों व नीतियों के कारण, नीतियों के कारण। जबकि जो अनौपचारिक संगठन है ये क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया, वे आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और उसी जुड़ने के स्वरूप एक दूसरे से क्रिया करते हैं, उसी क्रिया का परिणाम होता है अनौपचारिक संगठन। ठीक है ना। फिर ये भी बता सकते हैं कि ये नियमों द्वारा संचालित होता है और इसके संचालन के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, निश्चित नियम नहीं है। ठीक है ना। ये दृढ़, ये जो औपचारिक संगठन है ये दृढ़ व निश्चित होता है और स्थायी भी होता है, और ये कैसा होता है, अस्थायी, अस्थायी। ठीक है ना। तो देखो ये कुछ सामान्य से अंतर हैं, अंतर आपको कोई 50 शब्द में लिखना नहीं है, वो तो बस आपको अर्थ समझ गए तो यदि आप औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का अर्थ समझ गए तो ये अंतर तो आप बेसिक बता दोगे, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा फोकस करना अर्थ को समझने में। यदि औपचारिक अनौपचारिक का अर्थ समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा, और अर्थ नहीं समझे होगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब देखो इसी संगठन से रिलेटेड एक और चीज है
इसमें एक दो चीज और बची है, उसको और देख लेते हैं। जैसे एक शब्द यूज होता है जिसको कहते हैं अधिकार अंतरण। अधिकार अंतरण, अधिकार अंतरण, ट्रांसफर ऑफ राइट, ट्रांसफर ऑफ राइट, ट्रांसफर ऑफ राइट, ये क्या होता है? देखो नाम से है ट्रांसफर ऑफ राइट, अपने अधिकारियों, अपने अधिकारों को किसी और को देना। अधिकार अंतरण, अधिकार का ट्रांसफर करना। तो होता क्या है कि जो किसी संगठन में जो आपका उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी अपने कुछ अधिकार निम्न अधिकारी को या निम्न श्रेणी के कर्मचारी को ट्रांसफर करता है। किसी भी संगठन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं अपने निम्न स्तर के अधिकारियों को अपने कुछ अधिकारों को हस्तांतरण कर देता है। ठीक है ना। अब देखो सवाल ये कि क्यों कर रहा है हस्तांतरण भैया अपने अधिकार? तो इसको काम कराना, काम कराने के लिए कुछ अधिकार देने पड़ेंगे कि भाई जैसे खरीदी करनी है तो ये इसका काम है, लेकिन उनने क्या है एक विपणन अधिकारी नियुक्त कर दिया और बोल दिया कि ठीक है तुम पूरी खरीदी का सामान देखोगे। तो इनने अपने अधिकार इसको दे दिए क्योंकि काम कराना है। अब अधिकार देगा तो अधिकार देने के साथ साथ क्या है उत्तरदायित्व भी देगा कि भैया खरीदी तो तू कर रहा है लेकिन हिसाब किताब देना पड़ेगा। गड़बड़ी कुछ हुई खरीदी में तो तेरी जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, काम मेरा है लेकिन मैं तेरे को दे रहा हूं। तो इसी चीज को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट, कि जब किसी कोई संगठन बड़ा हो जाता है वहां पर बहुत सारे काम रहते हैं तो उन काम को कराने के लिए अधिकारी निचले स्तर के कर्मचारियों अधिकारियों को कुछ जो शक्तियां हैं उनका ट्रांसफर कर देता है। इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट। अब देखो इसकी भी परिभाषा एक दो विचारकों के अनुसार हमको देखना है। जैसे टेरी ने इसकी परिभाषा दी है, टेरी के अनुसार, टेरी के अनुसार। अब देखो टेरी क्या परिभाषित करते हैं कि अधिकार अंतरण का अर्थ एक अधिकारी अथवा संगठन, एक अधिकारी तथा संगठन, एक अधिकारी तथा संगठन की किसी इकाई, किसी इकाई, किसी इकाई से दूसरी इकाई, किसी इकाई से दूसरी इकाई या अधिकारियों को, दूसरी इकाई या अधिकारी को अधिकार सौंपने से है, अधिकार सौंपने से है। एक अधिकारी तथा संगठन, एक अधिकारी अथवा संगठन की, संगठन की, संगठन की किसी इकाई से, किसी इकाई से दूसरी इकाई या अधिकारी को अधिकार सौंपने से। मतलब देखो सीधे सीधे टेरी भी कंफ्यूज कर रहा है लेकिन परिभाषा में वही बोल रहा है कि किसी दूसरे अधिकारी को अधिकार सौंपना ही अधिकार का अंतरण है। बाकी तो सब फालतू बात कह रहा है कि एक अधिकारी का या एक संगठन में या एक इकाई का, मतलब ना बोल रहे थे कि वो ही बोल रहा है कि एक संगठन में जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को अधिकार सौंपता है तो उसी घटना को अधिकारों का अंतरण कहते हैं। ये टेरी की परिभाषा है। टेरी के बाद जो दूसरी परिभाषा है वो मूनी के अनुसार, मूनी के अनुसार, मूनी क्या कहता है कि एक उच्च अधिकारी द्वारा विशिष्ट अधिकारों को सौंपना, एक उच्च अधिकारी द्वारा, उच्च अधिकारी द्वारा, एक उच्च अधिकारी द्वारा विशिष्ट अधिकारों को, विशिष्ट अधिकारों को सौंपना, विशिष्ट अधिकारों को किसी दूसरे को सौंपना ही क्या कहला है? अधिकारों का अंतरण कहलाता है। ठीक है ना। तो ये दो लोगों की परिभाषा याद रखना। बाकी अर्थ तो आप समझ ही गए हो कि पावर ऑफ राइट का मतलब क्या है या ट्रांसफर ऑफ राइट का मतलब होता क्या है। ठीक है ना। अब देखो इस अधिकार अंतरण के कुछ तथ्य हैं, अधिकार अंतरण के कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट हैं। ठीक है ना। और ये जो तथ्य दिए हैं वो दिए हैं एलन ने।
लुइस एलन ने ये कुछ तथ्य दिए हैं। जैसे इसमें सबसे पहला तथ्य है अथॉरिटी, अधिकार। सबसे पहला तथ्य है अधिकार। अब देखो अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब यह है कि कोई संगठन है, वहां पे एक अधिकारी है। अधिकारी है नाम नहीं, ऑफिसर है। अधिकारी मतलब उसके पास कोई अधिकार है और उन अधिकारों का उपयोग करके वो निचले स्तर के कर्मचारियों को नियंत्रित रखता है। तो पहला जो लुइस एलन कह रहा है कि अधिकार अंतरण का जो पहला तथ्य है कि अधिकार, कि भाई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास कुछ अधिकार हो, तब तो वो उनको ट्रांसफर करेगा। तो पहला फैक्ट क्या हो गया? अधिकार। दूसरा फैक्ट हो गया उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व, भाई अधिकार रहेंगे, अधिकारों का ट्रांसफर करेगा, अधिकारों का ट्रांसफर करने के साथ साथ उत्तरदायित्व का भी हस्तांतरण करेगा। उत्तरदायित्व होगा ना कि भाई जब किसी को आप खरीदी का ठेका दे रहे हो कि इस पूरी फैक्ट्री के लिए खरीदी का काम तुम करोगे, तो निश्चित रूप से वैसे उसका उत्तरदायित्व क्या आ जाएगा कि खरीदी का हिसाब देना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा कि कैसा कैसा है। तो जैसे अधिकार आया वैसे उत्तरदायित्व आ जाएगा। तीसरी बात वो कह रहा है जवाबदेहिता। जवाबदेहिता, देखो थोड़ा सा अंतर है उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता। सामान्यतः अपन समान अर्थ में यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अर्थ है कि उत्तरदायित्व में क्या बोला गया है कि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जवाबदेहिता में मतलब क्या बोला जाएगा कि जैसे किसी व्यक्ति को फैक्ट्री में खरीदी करने का अधिकार दिया गया, तो अब ये उसकी जवाबदेहिता है कि फैक्ट्री में माल की कमी नहीं होनी चाहिए। उत्तरदायित्व में उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा, और जवाबदेहिता में कि यदि फैक्ट्री में माल की कमी होगी तो कौन जवाबदेही होगा? जिसको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना? तो ये तीन तथ्य हैं लुइस एलन जो बता रहा है, अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता। ठीक है ना? ये तीन तथ्य बताए गए हैं। फिर अधिकार जो अंतरण, इसके प्रकार भी देख लेते हैं। अधिकार अंतरण के प्रकार। अधिकार अंतरण के प्रकार, पहला है प्रशासनिक अंतरण। प्रशासनिक अंतरण, प्रशासनिक अंतरण क्या है? मतलब कि भाई प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकार हस्तांतरण किए जाते हैं। उच्च प्रशासनिक अधिकारी निम्न प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ कार्यों या कुछ अधिकारों का हस्तांतरण करता है। ठीक है ना? ताकि प्रशासन सही ढंग से काम कर सके, कि कलेक्टर ने अपने कुछ अधिकार डिप्टी कलेक्टर को ट्रांसफर कर दिए ताकि वो निचले स्तर पर काम करवा सके। तो एक तो प्रशासनिक अंतरण हो जाता है। दूसरा होता है क्रियात्मक अंतरण। क्रियात्मक अंतरण, और क्रियात्मक अंतरण मतलब क्या होता है कि कार्य कराने के लिए, फंक्शन कराने के लिए, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि फैक्ट्री में खरीदी करना है, तो प्रबंधक ने अपनी खरीदी करने की जिम्मेदारी किसी एक अधिकारी को सौंप दी, तो वो कैसा अंतरण कहलाएगा? वो क्रियात्मक अंतरण कहलाएगा। तो आप इसमें बता सकते हो कि किसी संगठन में क्रय विक्रय इस काम को करने के लिए जो अंतरण किया जाता है वो क्रियात्मक अंतरण कहलाता है। तीसरा होता है भौगोलिक अंतरण। भौगोलिक अंतरण, भौगोलिक अंतरण। ठीक है ना? भौगोलिक अंतरण में मतलब क्या है? इसमें क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अधिकारों का अंतरण किया जाता है। क्षेत्र के आधार पर मतलब किस क्षेत्र में, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इसके आधार पर अधिकारों का अंतरण किया जाता है, तो वो भौगोलिक अंतरण कहलाता है। और चौथा है तकनीकी। ठीक है ना? टेक्निकल योग्यता के आधार पर अधिकारों का अंतरण किया जा रहा है, तो वो तकनीकी अंतरण कहलाता है। ठीक है ना? तो देखो अधिकार अंतरण के ये चार प्रकार हैं। तो अधिकार अंतरण के तत्व, अधिकार अंतरण होता क्या है, और अधिकार अंतरण के क्या प्रकार होते हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है ना? अब इसी संगठन में से जैसे अधिकार अंतरण है, ऐसे एक शब्द यूज होता है जिसको कहते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे अधिकार अंतरण है ना, उसी से मिलती जुलती ये एक संगठन में होने वाली, जिसको कहना चाहिए एक कार्यविधि कह लो या एक टर्मिनोलॉजी जिसका उपयोग करते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर जानना है अपन को।
तो देखो विकेंद्रीकरण में होता क्या है, सत्ता का हस्तांतरण नीचे से ऊपर होता है। सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का हस्तांतरण नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है ना। मतलब देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि ये कोई कंपनी का सबसे वरिष्ठ अधिकारी है प्रबंधक, फिर उसके नीचे उप प्रबंधक, उप प्रबंधक, ठीक है ना। फिर उसके नीचे उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग का प्रमुख है, कि विपणन विभाग का प्रमुख है, फिर और फिर नीचे स्तर पर फोरमैन है और सबसे नीचे स्तर पर क्या है, मजदूर है। ठीक है ना। ये मान लो कोई संगठन है। अब डिसेंट्रलाइजेशन में होगा क्या, डिसेंट्रलाइजेशन में जो निर्णय लेने का अधिकार क्या होगा, उसमें निचले स्तर के लोग भी शामिल होंगे, ये लोग भी निर्णय लेंगे। यही है डिसेंट्रलाइजेशन। और इसका अपोजिट होता है केंद्रीकरण, कि सब कुछ इसके हाथ में हो, केंद्रीकरण। जैसे अपन ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को कहते हैं ना सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्यों, क्योंकि अधिकार नीचे चले गए हैं और जो सत्ता आ रही है वो नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में होता क्या है कि अधिकार निचले स्तरों पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अधिकारों का अंतःकरण से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन अभी अंतर समझेंगे। तो इसमें भी देखो निचले स्तर पर क्या है, अधिकार ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उसी को कह रहे हैं हम विकेंद्रीकरण। अब देखो इस विकेंद्रीकरण की कुछ विचारकों के हिसाब से अपन को परिभाषा याद रखनी है, अर्थ तो अपन समझ गए, लेकिन इसमें एक परिभाषा है हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल का परिभाषित करता है विकेंद्रीकरण को। देखो विकेंद्रीकरण से हेनरी फ्योल का कहना है हर वह कदम, हर वह कदम, कदम से मतलब कार्य से है, कि हर वह कार्य जो अधीनस्थों को, हर वह कार्य जो अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाए, अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाए, उसको क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण कहेंगे। ये हेनरी फ्योल कहता है। ठीक है ना। फिर कीथ डेविस की भी परिभाषा याद रखें आप, कीथ डेविस। कीथ डेविस विकेंद्रीकरण से क्या कह रहा है कि सत्ता एवं उत्तरदायित्व का, सत्ता एवं उत्तरदायित्व का, सत्ता एवं उत्तरदायित्व का जहां तक हो, जहां तक हो, जहां तक व्यवहारिक हो, जहां तक व्यवहारिक हो, संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक वितरण, संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक वितरण। ठीक है ना। सत्ता एवं उत्तरदायित्व का जहां तक हो, जहां तक व्यवहारिक हो, नीचे छोटी से छोटी इकाई तक वितरण, वही नीचे तक पहुंचाने की बात कर रहा है। तो ये कीथ डेविस की परिभाषा हो गई विकेंद्रीकरण को लेकर। ठीक है ना। तो देखो विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का अर्थ देख लिया, और केंद्रीकरण बता दिया था कि विकेंद्रीकरण का उल्टा केंद्रीकरण होगा, कि विकेंद्रीकरण में निचले स्तर पर अधिकार दिए जा रहे हैं और केंद्रीकरण में एक शब्द और यूज होता है, केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन। पूरे अधिकार एक ऊपर के व्यक्ति के हाथ में है, कि ये जो प्रबंधक है सब कुछ यही कर रहा है, नीचे वाले को कुछ करने नहीं दे रहा, सारे निर्णय कौन ले रहा है, ये प्रबंधक। तो ये केंद्रीकरण, और जब निर्णय नीचे वाले भी लेंगे तो वो कहलाएगा विकेंद्रीकरण। ठीक है ना। अब देखो ये जो केंद्रीकरण है और विकेंद्रीकरण है, इसके अपनी अपनी महत्ता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की क्या है, अपनी अपनी महत्ता है। कुछ संगठनों में केंद्रीकरण अच्छा चलता है, कुछ संगठनों में विकेंद्रीकरण अच्छा चलता है। ठीक है ना। तो देखो चूंकि हमने सत्ता का अभी अधिकारों का हस्तांतरण देखा था, इसलिए हम विकेंद्रीकरण के महत्व को देखते हैं, विकेंद्रीकरण का महत्व। तो देखो बहुत सिंपल सा महत्व, विकेंद्रीकरण का महत्व कह लो या प्रासंगिकता। होता क्या है विकेंद्रीकरण से, तो देखो सबसे पहले तो क्या फायदा होता है कि अधीनस्थों में विश्वास की भावना आती है, अधीनस्थों में विश्वास की भावना आती है। भाई मजदूर को भी लग रहा है ना कि यार
कि प्रबंधक हमसे पूछ के कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनको लगेगा कि यार ये फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री है, तो उनमें क्या है, भरोसा जागता है। दूसरा क्या है, भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता तैयार होती है। भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता तैयार होती है। भाई निचले स्तर का एक कर्मचारी प्रमोट होकर उच्च स्तर पर पहुंचेगा, तो जब निचले स्तर से वो निर्णय ले रहा है मतलब उसमें प्रबंधन के गुण हो रहे हैं, तो आगे जाके वो एक अच्छा प्रबंधक साबित होगा। निर्णयन क्षमता विकसित होती है। निर्णयन क्षमता का विकास, निर्णय लेंगे तो निर्णय की क्षमता का विकास होगा। चौथा फायदा होगा शीर्ष प्रबंधक के कार्यों में कमी। शीर्ष प्रबंधक के कार्यों में कमी, क्योंकि निचले स्तर के कर्मचारी भी कुछ निर्णय ले रहे हैं, तो उच्च स्तर के प्रबंधन को कार्यों में थोड़ी सी कमी मिलेगी, उसका थोड़ा सा बोझ कम होगा। ठीक है ना। और इसके क्या फायदे हो सकते हैं कि ये जो एक प्रकार से नियंत्रण का श्रेष्ठ तरीका है, श्रेष्ठ नियंत्रण है, इससे कंट्रोलिंग अच्छी होती है। ठीक है ना। तो ये विकेंद्रीकरण का महत्व है। अब देखो थोड़ा सा इस विकेंद्रीकरण और सत्ता के हस्तांतरण में भी अपन अंतर समझ लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण दोनों एक सही साउंड कर रहे हैं कि विकेंद्रीकरण में भी नीचे ट्रांसफर किया जा रहा है पावर को, अधिकार निचले स्तर के कर्मचारी ले रहे हैं, और अधिकार अंतरण में भी यही देखा था। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। ठीक है ना। पहला अंतर प्रकृति के आधार पर देखते हैं। देखो जो अधिकार अंतरण है वो दरअसल एक प्रकार से एक अनिवार्य चीज है, अनिवार्य प्रक्रिया है। अनिवार्य क्यों कह रहे हैं, ये अनिवार्य कह लो या आवश्यक कह लो, क्यों, क्योंकि देखो कोई भी एक व्यक्ति समस्त निर्णय नहीं ले सकता, उसको कुछ ना कुछ अधिकारों का अंतरण करना ही पड़ेगा। नहीं तो एक ही व्यक्ति सब कुछ लेगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। भाई एक कोई फैक्ट्री का संचालन करना है तो यदि प्रबंधक सोचे कि सब मैं ही करूंगा, खरीदी भी मैं ही का काम करूंगा, विपणन का काम भी मैं ही, सब कुछ तू ही करेगा, कर्मचारियों की भर्ती वेतन भत्ते सब मैं डिसाइड करूंगा, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ये एक क्या है, अनिवार्य प्रक्रिया है अधिकारों का अंतरण। संगठन को यदि चलाना है तो अधिकारों का अंतरण करना ही पड़ेगा। जबकि विकेंद्रीकरण क्या है, ऐच्छिक है। ऐच्छिक, ऐच्छिक क्यों है भाई, ये प्रबंधक के ऊपर निर्भर करता है। यदि प्रबंधक को लग रहा है कि उसको प्रबंधन में या निर्णय की प्रक्रिया में निचले स्तर के कर्मचारियों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि अभी उसके फायदे बताए ना, इससे विश्वास की बहाली होगी, कुशल नेतृत्व विकसित होगा, यदि उसको लगता है तो विकेंद्रीकरण वो कर सकता है। यदि प्रबंधक को नहीं लगेगा तो नहीं करेगा, इस बिना इसके भी काम चलेगा, लेकिन बिना इसके काम नहीं चल सकता। ठीक है ना। दूसरा इसमें जो अंतर आता है वो स्थिति के आधार पे आता है। ठीक है ना। ये दरअसल क्या है, कार्य विभाजन, ये एक टाइप का कार्य विभाजन है। पहले हमने सबसे शुरू में चर्चा किया था वर्क ऑफ डिवीजन, एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, उसको काम को बांटना ही पड़ेगा। तो ये भी तो एक टाइप से काम को बांटा ही जा रहा है, अधिकारों का अंतरण भी तो एक प्रकार से वर्क डिवीजन ही है। जबकि क्या है, ये जो विकेंद्रीकरण है ये नीति है, शीर्ष प्रबंधक की नीति, शीर्ष प्रबंधक को लग रहा है इसलिए वो कर रहा है, शीर्ष प्रबंधक की नीति। ठीक है ना। ये जो अधिकार अंतरण है, ये अधिकार अंतरण सीमित क्षेत्र में होता है, सीमित क्षेत्र। भाई उच्च अधिकारी ने अपना अधिकार निम्न अधिकारी को अंतरण कर दिया, सीमित क्षेत्र है ना, उच्च से निम्न या निम्न से और निम्न। जबकि विकेंद्रीकरण क्या है, इस विकेंद्रीकरण इसको कहते हैं व्यापक क्षेत्र। आप पूरे मजदूरों को शामिल कर सकते हो एक साथ, अधिकारों का अंतरण नहीं कर सकते, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में पूरों को शामिल कर सकते हैं। तो बता सकते हैं ये सीमित क्षेत्र में है और ये व्यापक क्षेत्र में है। ठीक है ना। फिर इस अधिकार अंतरण का लाभ क्या होता है कि जो शीर्ष प्रबंधक का भार कम होता है, शीर्ष प्रबंधक का भार कम होता है, शीर्ष प्रबंधक का भार कम होता है। जबकि इसका क्या है फायदा कि जो अधीनस्थ है, अधीनस्थों का
संगठन में महत्व बढ़ता है, महत्व या भूमिका में वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो देखो ये अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर है। ठीक है ना। तो देखो आज अपन ने देखा औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, दोनों में अंतर, दोनों की लक्षण, दोनों की विशेषताएं, फिर अधिकार अंतरण को समझा और विकेंद्रीकरण को समझा। ठीक है ना। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो दूसरी क्लास में देखेंगे।